Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic in your paper Educational Administration and Management, that is PERT technique, Program Evaluation and Review Technique, PERT. Okay. So what is PERT? It is a technique, okay, developed in the 1950s by the US Navy for the पोलैरिस मिसाइल सबमेरीन प्रोग्राम। मतलब ये युद्ध के पर्पज से बनाई हुई टेक्निक है। ज़्यादातर देखिए हम लोग टेक्निक पढ़ते हैं, इवन टेस्ट पढ़ते हैं इंटेलिजेंस में, वो भी आर्मी के लिए बनाए गए, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, है ना, नाम से ही पता है कि आर्मी के लिए बनाए, क्योंकि हम बुद्धिमान लोगों को रिक्रूट कर सकें। उसी तरह से एक पनडुब्बी के प्रोग्राम के लिए यूएस नेवी के लिए इसको 1950 में डेवलप किया गया, और इससे मतलब कि कैसे आप किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, इसकी ये टेक्निक है। PERT is a project management tool used to किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? Schedule, ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स टास्क्स विद इन ए प्रोजेक्ट। यानी कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे जटिल काम हैं, तो उनको कैसे हम शेड्यूल करें, कौन सा पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें, कैसे उनमें आपस में समन्वय स्थापित करें, इसके लिए ये मैनेजमेंट टूल बनाया गया PERT के नाम से। अनलाइक डिटर्मिनिस्टिक मेथड्स, मतलब कुछ मेथड जो है वो डिटर्मिनिस्टिक भी है, जो प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की तरह इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड CPM दैट एज्यूम फिक्स्ड ड्यूरेशंस। PERT इज ए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, प्रायिकता पर बेस्ड है, डिजाइन फॉर प्रोजेक्ट्स विद हाई अनसर्टेनिटी एंड नॉन रिपीटेटिव टास्क। और उन प्रोजेक्ट्स के लिए इसको डिजाइन किया जाता है जिसमें बहुत अनिश्चितता होती है, कि आप श्योर नहीं है कौन सा काम कितनी देर में होगा कि नहीं होगा, और ऐसे टास्क के लिए जो नॉन रिपीटेटिव है, जिसमें आप दोहराते नहीं है टास्क को। इट फोकसेस हैवीली ऑन टाइम एज द प्राइमरी कंस्ट्रेंट। इसमें इसका मेन कंस्ट्रेंट क्या है? टाइम। कितने समय में कौन सा काम हो जाएगा। ब्रेकिंग डाउन प्रोजेक्ट्स इनटू इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमको प्रोजेक्ट को तोड़ना पड़ेगा छोटी छोटी घटनाओं और प्रक्रियाओं में। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ किसको कहते हैं? कि जो हमको पता हो कि जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। मतलब कि हमको पता है कि इससे कम समय में ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब ये मिनिमम पॉसिबल टाइम है, वो क्रिटिकल पाथ हमें निकालना पड़ेगा। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में PERT कैसे हेल्प कर सकता है? ये हेल्प कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, कोऑर्डिनेट करें एंड मॉनिटर करें इंस्ट्रक्शनल और नॉन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स इफिशियंटली, स्पेशली वेयर एक्टिविटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिपेंडेंट। हमको कोई कोर्स लॉन्च करना है, हमको कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स बनाना है, इसमें बहुत सारे हमें BSc B.Ed चलाना है, हमें BA B.Ed चलाना है, तो हमको आर्ट्स फैकल्टी के भी टीचर्स चाहिए, हमको B.Ed के भी चाहिए, हमको टाइम टेबल भी मैनेज करना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, हमको कोई स्पेशलाइज्ड टीचर भी देखना है, हमको स्मार्ट क्लासरूम्स भी देखने हैं। तो इतनी बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ को प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने के लिए PERT मदद कर सकता है। एक्चुअली ये US नेवी के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो फीचर्स क्या हो जाएंगे PERT के? कि ये एक नेटवर्क बेस्ड शेड्यूलिंग टेक्निक है, जिसमें क्या क्या होता है? डिपिक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। हम बताते हैं कि किसके बाद कौन सा काम होगा। शोज लॉजिकल डिपेंडेंसीज। ये भी बताता है कि कौन सा काम किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके बिना वो नहीं हो पाएगा। इसमें भी लॉजिक होता है, मतलब तार्किक निर्भरता दिखाता है। यूज टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए टाइम का एस्टिमेट निकाला गया है कि किस एक्टिविटी में आप कितना टाइम लगाएंगे, तब तो पता चलेगा ना कि पूरा प्रोजेक्ट कितनी देर में कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। एंड कैलकुलेट द प्रोजेक्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड क्रिटिकल टास्क। और क्या करना है कि प्रोजेक्ट का जो सबसे न्यूनतम समय लगना है कि उसमें वो खत्म हो सकता है, वो निकालना है, और क्रिटिकल टास्क भी निकालने हैं। ठीक है, कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है जो इसमें इस्तेमाल होती है, जैसे इवेंट्स या नोट्स कहा जाता है उनको। इसको जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका PERT का, तो सर्कल और रेक्टेंगल से शो करते हैं। दीज मार्क द स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ वन और मोर एक्टिविटीज। मतलब कि एक या एक से अधिक एक्टिविटीज शुरू हो रही है और खत्म हो रही है, कि उसके लिए आप नोट्स बनाएंगे जिनको घटनाएं कहते हैं, चाहे तो वो सर्कल होगा या रेक्टेंगल हो सकता है। दे कंज्यूम नो टाइम और रिसोर्सेज। इसमें कोई टाइम और रिसोर्स नहीं लगना है, बस आपने एक सर्कल बना दिया या रेक्टेंगल बना दिया कि यहाँ से इवेंट शुरू हुआ और यहाँ जाके खत्म हुआ दूसरे रेक्टेंगल पे। फिर एक्टिविटीज को आप एरोज से दिखाते हैं कि रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस और एरोज, दीज आर द एक्चुअल टास्क दैट कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेज। अच्छा, जो एरोज हैं वो आपके टास्क हैं, जो नोट्स हैं वो तो इवेंट्स हैं, उनमें कोई टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन जो एक्टिविटीज हैं वो टास्क जहां हो रहा है उसको लाइन और एरोज से दिखाते हैं।
और यहाँ पे टाइम और रिसोर्स लगता है। फिर कुछ डमी एक्टिविटीज आप दिखाते हैं, इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइंस, दीज शो अ लॉजिकल डिपेंडेंसी बिटवीन इवेंट्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्चुअल टाइम और रिसोर्सेज, है ना। ये डमी एक्टिविटीज होती हैं जिनको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है? द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटीज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश डिटरमिनिंग द मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वो रास्ता जिसमें आपको न्यूनतम समय लगेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और स्लैक या फ्लोट उसको कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ टाइम ए टास्क कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट डेडलाइन। एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ हैव जीरो स्लैक। कह रहे हैं कि वो टाइम जिसमें ए टास्क कैन बी डिलेड, जिसमें आप टास्क को विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट डेडलाइन, मतलब ऐसा टाइम जैसे मान लीजिए कि 10 मिनट लगना है, मान लीजिए किसी काम को कंप्लीट होने में, तो हमने इधर 2 का 3 कर दिया, उधर 2 + 8 ना 7, 8 का 7 कर दिया, तो 3 + 7 और 2 + 8 भी मिलके 10 ही है। मतलब ओवरऑल टाइम आपका खत्म नहीं हो रहा है, कम नहीं हो, बढ़ नहीं रहा है, सॉरी। और लेकिन आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये टास्क डिलेट किया जाता है, उसको स्लैक या फ्लोट कहते हैं। और चूंकि क्रिटिकल पाथ वो पाथ है जिसमें मिनिमम पॉसिबल टाइम लगना है, इसलिए जो क्रिटिकल पाथ होता है उसमें जीरो स्लैक होता है, मतलब वहां कुछ भी डिलेट नहीं होता है। ठीक है। फिर जो सबसे खास बात पीईआरटी में है, क्योंकि सारा इम्फेसिस किस पे है? टाइम पे। तो टाइम के लिए इन्होंने बहुत सारे इसमें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है। पीईआरटी हैंडल्स अनसर्टेनिटी बाय यूजिंग 3 टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच एक्टिविटी रादर देन 1 टू कैलकुलेट ए वेटेड एवरेज नोन एज एक्सपेक्टेड टाइम। ये कह रहे हैं कि 3 तरीके से इन्होंने टाइम को डिफाइन किया है। एक वो कह रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब कि द मिनिमम पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी अज्यूमिंग एवरीथिंग गोज बेटर देन एक्सपेक्टेड। मतलब ऑप्टिमिस्टिक का मतलब कि ये तो सबसे कम है। जैसे हमने मान के चला कि हम ये प्रोजेक्ट को 1 साल में खत्म कर लेंगे, तो ये प्रोजेक्ट 7 ही महीने में खत्म हो गया। मिनिमम मतलब उससे कम नहीं लग सकता है। और हमने ये अज्यूम किया कि सब कुछ हमने जैसा चाहा है उससे बेहतर होता जाए, तो जो मिनिमम पॉसिबल टाइम लगेगा वो उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम कह रहे हैं, उसको T0 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं मोस्ट लाइकली टाइम। मतलब ऑप्टिमिस्टिक क्या है कि आपने जैसा चाहा उससे बेहतर चीजें होती गई, तो जो समय लग रहा है वो ऑप्टिमिस्टिक। मोस्ट लाइकली का मतलब इतना तो लगना ही लगना है जब चीजें नॉर्मल चल रही हैं। भाई नॉर्मल चल रही हैं तो जो बेहतर चल रही थी उससे थोड़ा ज्यादा यहाँ लगेगा। द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड अज्यूमिंग नॉर्मल कंडीशंस, मतलब हमारी कंडीशंस नॉर्मल थी तो जितना समय लगेगा उसको मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं, इसको TM से डिनोट करते हैं। और पेसिमिस्टिक टाइम, ये कह रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल टाइम, मतलब इससे ज्यादा नहीं लग सकता है चाहे कुछ भी बिगड़ जाए। एज्यूमिंग एवरीथिंग गोज रॉन्ग, मतलब हर चीज बिगड़ती चली जाए, कुछ भी आ जाए, भूचाल आ जाए आपका, तो भी इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो पेसिमिस्टिक मतलब मैक्सिमम पॉसिबल, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक मिनिमम पॉसिबल टाइम है, पेसिमिस्टिक मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है, और मोस्ट लाइकली टाइम यानी कि जो एकदम नॉर्मल कंडीशन में जो आपका टाइम लग रहा है वो है मोस्ट लाइकली टाइम। तो अब एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालें? इसका फॉर्मूला है कि T0 + 4 टाइम्स T इंटू M, मतलब TM + TP अपॉन 6। ये अपॉन पूरे पे 6 है, नीचे 6 लिख रही थी तो ये वाली लाइन डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मैंने उसको ऊपर कर दिया है। तो फॉर्मूला क्या है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम में मोस्ट लाइकली टाइम के 4 गुने को जोड़ दीजिए, प्लस उसमें पेसिमिस्टिक टाइम जोड़ दीजिए और उसको 6 से भाग दे दीजिए, तो जो समय निकल के आएगा वो आपका उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का एक्सपेक्टेड टाइम होगा, कि मतलब एक्चुअली वो प्रोजेक्ट उतनी समय में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालते हैं। अगर आपको निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे क्या है कि रिस्क या अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड की कितना विचलित है, हम अपने अपने टास्क से कितना विचलित हैं, तो उसके लिए जो सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं हमें पता है, और उसका फॉर्मूला है TP - T0/6। ओके। ओके। और वेरिएंस जो है हमको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग बाय ए सर्टेन डेट, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि लगभग हम इस डेट तक इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। मैं एक बार इसको चेक करूंगी ना कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। ये वाला तो सही है, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी कि ये सही है या मैंने गलत लिख दिया है। ठीक। तो ये हो गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम मिनिमम पॉसिबल टाइम है, मोस्ट लाइकली टाइम जो बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टाइम है, पेसिमिस्टिक टाइम मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है, और इन तीनों से हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया T0 + 4TM + TP/6। ठीक। अब आइए स्टेप्स टू बिल्ड अ चार्ट। अगर मान लीजिए कि हमको चार्ट बनाना है पीईआरटी का, तो क्या करें? सबसे पहले हम क्या करें? लिस्ट ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम। हम सारी एक्टिविटीज लिखेंगे जो उस प्रोग्राम के लिए हमको चाहिए।
फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन डिपेंडेंसीज विच टास्क मस्ट प्रीसीड अदर्स। फिर हमको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा टास्क किस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई करिकुलम चलाना चाह रहे हैं, कोई कोर्स चलाना चाह रहे हैं, तो पहले हम क्या बनाएंगे, करिकुलम बनाएंगे ना, तब आप क्लासरूम में देखेंगे कि उस करिकुलम को पढ़ाने के लिए क्या जरूरत है ना। तो करिकुलम पहले बनेगा, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बाद में डिसाइड कीजिए। फिर एस्टिमेट ड्यूरेशन, फिर हम समय का अनुमान लगाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम के हिसाब से। फिर हम एक नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे जिसमें नोड्स होंगे, जहां से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है उस नोड पे जहां खत्म हुआ है, और वो एरोज जिसमें वो टाइम लग रहा है। फिर कैलकुलेट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम फॉर स्टार्ट एंड फिनिश, इसके लिए भी समय निकालेंगे। और फिर हम एक क्रिटिकल पाथ बनाएंगे जिसका सीक्वेंस तो लॉन्गेस्ट होगा, लेकिन समय कम से कम लगेगा और उसमें कोई स्लैक नहीं होगा। ठीक, ये एक पीईआरटी चार्ट बनाने के ये भी वही स्टेप्स हैं, बस आपका वो है क्या, चित्रात्मक रूप में है कि पहले आपने टास्क डिफाइन किए, लिस्ट ऑल टास्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फिर हमने सीक्वेंस डिसाइड किया, अरेंज टास्क इन द ऑर्डर दे नीड टू बी कंप्लीटेड। फिर हमने ड्यूरेशन निकाला, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। और फिर हमने एक पीईआरटी चार्ट बना लिया यूजिंग द आइडेंटिफाइड टास्क इन द रिलेशनशिप। वही है, बस वहां पे लिखा था, यहाँ आप चित्र से समझ लीजिए। फिर वाई यू, हमने चार्ट बना के नहीं दिखाया है, चार्ट बनाने का मतलब आपको बनाने के लिए आएगा नहीं, आपका तो थियोरेटिकल पोर्शन हम कवर कर रहे हैं तो इसलिए नहीं बनाया। फिर वाई यूज पीईआरटी इन एजुकेशन, भाई यूएस नेवी के लिए बनाया गया, हम इसको शिक्षा में क्यों यूज करें, शिक्षा में इसलिए यूज करें क्योंकि एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी जनरली क्या होते हैं, उसमें मल्टीपल इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, एक एक्टिविटी दूसरे पर डिपेंड कर रही है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन ढूंढना है, तो आप पीईआरटी यूज कर लीजिए। अनसर्टेन टास्क ड्यूरेशन, कई बार हमारे लिए भी टास्क ड्यूरेशन की अनसर्टेनिटी रहती है कि वो कितने समय में कंप्लीट होगा, तो आप इससे एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लीजिए। रिसोर्स एंड शेड्यूलिंग का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसमें पीईआरटी मदद कर सकता है। और हमको हमारे पास भी क्रिटिकल डेडलाइन होती है कि भाई इस समय तक हमको पूरा कर ही लेना है, इस समय तक एग्जामिनेशन पेपर बन जाना चाहिए, इस समय तक कॉपीज चेक हो जानी चाहिए ना। तो पीईआरटी एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि एक सिस्टमैटिक प्लान है, इसमें आपको टास्क दिखते हैं कि अच्छा इतना कंप्लीट हो गया, इतना रह गया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, रिस्क बेस्ड टाइमलाइन का भी हमने एस्टिमेशन किया है, और प्रायोरिटी को हमने मैनेजमेंट मतलब इस तरह से मैनेज किया है कि प्रायोरिटी वाले टास्क पहले हो जाएं। ठीक है, और इसके क्या क्या लाभ है शिक्षा में, प्लानिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जैसे कि हैंडल्स वेरिएबिलिटी इन एजुकेशन, या अनसर्टेनिटी को भी मतलब इन्हें पेसिमिस्टिक टाइम भी निकालते हैं ना, कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कितना समय लगेगा, तो जैसे टीचर अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स की डिलीवरी नहीं हुई, तो आप कैसे प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम शेड्यूल करते हैं यहाँ पे, क्लियर टाइमलाइन एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज आइडेंटिफाइज वेयर डिलेज में अकर, हमको ये भी पता चल जाता है कि कहाँ देर हो सकती है। और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, स्पॉटिंग एक्टिविटीज दैट रिक्वायर प्रायोरिटाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन, आपको पता है कि इस टास्क पर मतलब ये टास्क तब हो सकता है जब इसके पहले वाला टास्क हो जाए, तो हम पहले पहले वाले टास्क को रिसोर्स देंगे ताकि वो हो जाए, ताकि नेक्स्ट हो सके। फिर डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट देता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन कंपेयर सिनेरियोज एंड कंटिजेंसीज, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस और चैलेंजेस भी हैं। मे ओवर सिंप्लीफाई रियल कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा हो सकता है कि जो एक्चुअल में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज आने वाला है उसको ये ओवर सिंप्लीफाई करके दिखा दे। टाइम इंटेंसिव प्लानिंग है, बहुत आपको प्लानिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम आपको एकदम टाइम से चलना है कि इसमें इतना टाइम, इसमें इतना टाइम है। रिक्वायर्स डिटेल्ड एक्टिविटी लिस्टिंग, हर एक्टिविटी की लिस्टिंग होनी है, मतलब आप इसको जल्दी में नहीं बना सकते हैं। नॉट ऑलवेज डायनेमिक, डज नॉट ऑटोमेटिकली अडेप्ट टू चेंज, और रिक्वायर्स स्किल्ड प्लानर्स, हमको वो प्लानर चाहिए जो स्किल्ड हो, जिसके पास इसकी स्किल नहीं है वो इसको बना नहीं सकता है, हैंडल नहीं कर सकता है। तो कंक्लूजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि पीईआरटी इज नॉट जस्ट अ शेड्यूलिंग टूल, इट इज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है स्ट्रेटेजिक, जो जिसकी मदद से हम प्लान कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं जो जटिल शैक्षिक हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसकी स्ट्रेंथ लाई करती है कि ये अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सकता है, टास्क डिपेंडेंसी को क्लैरिफाई कर सकता है, क्रिटिकल पाथ का बॉटल नेक आइडेंटिफाई हो सकता है कि भाई बॉटल नेक मतलब कहाँ गड़बड़ी हो रही, कहाँ डीले हो सकता है, और एविडेंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को भी सपोर्ट करता है। तो हम चूंकि एजुकेशन से हमारा लेना देना है, तो अगर हमारे को पीईआरटी समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट प्लानिंग की हमारे अंदर कॉम्पिटेंसी आ सकती है, हम रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं, और मैनेजरियल लीडरशिप में भी ये मदद करता है, विच आर एसेंशियल इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी आज समसामयिक शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में बहुत आवश्यकता है। ओके, तो ये एक ऑल टुगेदर नया टॉपिक था पीईआरटी।
और एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता हो, मैनेजर्स को पता हो, तो वो उस तरह से अपने इंस्टीट्यूशन के लिए पहले एक पीईआरटी कर ले कि हमें क्या कैसे लॉन्च करना है, सबका कोऑर्डिनेशन, शेड्यूलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब कुछ एक विजुअल चार्ट में, और फिर हमें पता चलता रहेगा हम कहाँ चल रहे हैं और कब टास्क खत्म होगा, कब शुरू होगा, और सारी हमने अनसर्टेनिटी भी जितनी मतलब हो सकता है सोच ली है, तो हमको एक लगभग डेडलाइन को भी हम अचीव कर सकते हैं विद इन टाइम लिमिट. Okay, so it is a new topic for me as well. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.